आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बाकरगंज में मणि प्राण संगठन द्वारा आयोजित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण और शैक्षिक संदेश के अवसर पर उपस्थित सम्मानित पदाधिकारीगण, छात्र छात्राओं, प्यारे बच्चों, ये कहा जाता है कि मणि बड़ा शक्तिशाली होता है। सर्प के सिर में पाया जाता है और जिसको भी प्राप्त हो जाता है वो दुनिया का शक्तिमान व्यक्ति या नारी के रूप में स्थापित हो जाती है। लेकिन किसी ने उस तथाकथित मणि को न देखा है, न उस तथाकथित मणि को कभी देखा है और न कोई पाया है। फिर मणि का प्रयोजन, मणि का महत्व क्यों है? मणि का प्रयोजन, मणि का महत्व इसलिए है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मणि है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नर हो या नारी मणि के रूप में प्राण विद्यमान है और ये प्राण रूपी मणि ही जीवनोपर्यंत व्यक्ति को या नारी को संचालित करती है। और हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर सफलता के लिए प्रेरणा देती रहती है। मेरे शब्दों में, मेरे आशय के अनुसार मणि रूपी, प्राण रूपी मणि का यही सार्थक अर्थ है, यही उपयोगिता है, यही सर्वव्यापी है। प्रत्येक व्यक्ति का प्राण तथाकथित मणि से भी ज्यादा सर्वमान्य है। मैं जहां पर आके बैठा हूं, ये एक कोचिंग सेंटर है, शिक्षा प्रदान करने का एक केंद्र है। सही अर्थों में शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, मनुष्यता प्रदान करता है। सर्वोच्च मनुष्य कहलाने योग्य उच्च कोटि की दीक्षा, शिष्टाचार, सदाचार सब शिक्षा ही प्रदान करता है। हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को, नर हो या नारी,
शिक्षित होना पूरे संसार में अनिवार्य है, आवश्यक है। और अनेक देशों में शिक्षा के प्रति विशेष व्यवस्था, विशेष योगदान भी बनाया जाता है। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था भी उच्च कोटि की रही है। बीच में कभी मुगलों के द्वारा तो कभी अंग्रेजों के द्वारा 13 साल तक ये देश गुलाम होने के नाते इस देश की जो मौलिक शिक्षा व्यवस्था थी वो आघातित हो गई। देश की संस्कृति से अवगत कराने और देश के सही इतिहास को अवगत कराने की जो हमारी शिक्षा की समुचित प्रणाली थी, वह मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा बिखेर करके अपने अनुसार स्थापित करने का कार्य किया गया। इससे हमारी जो शिक्षा प्रणाली बुनियादी तौर पर थी वो अपने रास्ते से भटक गई। गांव में गरीब बच्चे धनाभाव में स्कूलों तक जा भी नहीं पाते थे, पढ़ाई हो भी नहीं पाते थे। आज भी आजादी के इतने साल बाद देखने को मिलता है कि बच्चों को स्कूल तक ले जाने के लिए उन्हें दोपहर का भोजन देना पड़ता है, उनको वस्त्र देना पड़ता है, स्कूल के सारे खर्च उठाने पड़ते, किताबें देनी पड़ती है, तब बच्चे कहीं आ पाते, वो भी संतोषजनक रूप से नहीं आ पाते। जब इस प्रकार की तकनीकी व्यवस्था नहीं थी तो कितनी खराब स्थिति रही होगी प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हो। और अंग्रेजों ने एक नियत ही बना ली थी लॉर्ड मैकाले के द्वारा, इस देश के लोग अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजी में आगे बढ़ें, अंग्रेजी संस्कृति को अपनाएं और अंग्रेज के रूप में अपने आप को स्थापित करें। जबकि हमारा पुराना इतिहास शिक्षा के संबंध में ये बताता है कि एक समय हम विश्व गुरु हुआ करते थे शिक्षा के संदर्भ में। शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्व के लोग यहाँ आया करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे और पूरे संसार में उन गुणों को बांटने का कार्य करते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश स्थितियां बदली, बिगड़ी। आज आजादी के बाद से स्थितियों में सुधार आया, हमारे अपने विद्यालय स्थापित हुए, हमारी अपनी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था स्थापित हुई, परीक्षाओं के लिए बोर्ड स्थापित हुए, बच्चों में एक ललक बनी कि शिक्षित होना है, पढ़ना है, लिखना है, पढ़ लिख करके आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई ही एक समुचित माध्यम है। इस ललक का ही नतीजा है कि जहां आजादी के बाद इस देश में शिक्षितों का प्रतिशत 22 और 23% हुआ करता था, आज 76% हो गया। 76% इस देश के पढ़े लिखे लोग हो गए।
नतीजे के तौर पर कहीं कोई नौकरी को लेकर के वैकेंसी निकलती है, अगर 50 की वैकेंसी निकलती है तो पता लगा 5 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। 5 लाख बच्चे उसमें सम्मिलित होते हैं उस 50 की नौकरी को पाने के लिए। तो ये भी एक प्रमाण है कि शिक्षा का स्तर बढ़ा है। हमारा समाज लड़कों को तो पढ़ाता था, लेकिन लड़कियों को पढ़ाने का कार्य नहीं करता था। आज भी वो मानसिकता है, लेकिन बहुत कम हो गई। इस कथनी के साथ कि लड़कियां पढ़ के क्या करेगी, जाने के बाद उनको ससुराल जाना है, चौका बतक करना है, एक गृहस्थी में रहना है। लड़का पढ़े लिखेगा तो ज्ञानवान बनेगा, बुद्धिमान बनेगा, कहीं रोजगार करेगा, कहीं नौकरी करेगा। लड़कियों को पढ़ाने की मानसिकता बहुत अच्छी थी, बहुत कमजोर था। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन पश्चिमी प्रदेशों में, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये पता लग जाने के बाद कि कन्या की उत्पत्ति होने जा रही है, भ्रूण हत्याएं हो जाती थी। इधर आकर के पिछले 8 सालों में जब से व्यवस्था बदली है और पूरे देश के विकास के साथ प्रधानमंत्री के दिल का धड़कन धड़कने लगा है। हरियाणा से ही उन्होंने प्रारंभ किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्होंने अपना कुर्ता फैला करके वहां पर ऐलान के साथ एक भीख के तौर पर मांग करने का कार्य किया कि जो लोग भी बेटी नहीं चाहते मुझे दे दीजिए, मैं पालन पोषण करूंगा। पालन पोषण का कार्य हमारा होगा, शिक्षित दीक्षित मैं करूंगा, उसके भविष्य को उत्तम बनाने का कार्य मैं करूंगा। भ्रूण हत्या करने के बजाय बेटियों को मुझे सौंप दीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर हरियाणा में एक खाप पंचायत है और बहुत सख्ती से पेश आती है, और लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के वो सख्त विरोधी थी। और भ्रूण हत्याएं भी वो खाप पंचायत ही को घुमा करके करवाते थे। कोई कानून और कोई व्यवस्था, कोई FIR, कोई कार्रवाई कहीं कुछ नहीं हो पाती थी। प्रधानमंत्री जी के ऐलान के बाद 100 खाप पंचायतें इकट्ठा हुई, बैठक किया। बैठक करने के बाद अपना जो विकृत मानसिकता थी, विकृत सोच थी, उसमें परिवर्तन किया। आज हरियाणा और राजस्थान में भी बेटियों का जन्म भी हो रहा है सुचारू रूप से। बेटियां आगे पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही हैं। और बड़ा सीधा सा फॉर्मूला ये बनता है कि जहां जिस घर में घर की बेटी पढ़ी लिखी होगी, गृहस्थी के जीवन में प्रवेश करने के बाद पूरे परिवार को शिक्षित करने का प्रयास करें कि जो भविष्य में जो बच्चे आएंगे तो उन बच्चों को भी हर सूरत में भले एक रोटी के बजाय उसे आधी रोटी खानी पड़ेगी, लेकिन बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करेगी और इसके नतीजे के तौर पर पूरा समाज शिक्षित। शिक्षा का स्तर गिरा हुआ था, नई शिक्षा नीति लागू हुई है और विशेष रूप से इस नई शिक्षा नीति में अपनी भाषा में लोगों को किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने की पूरी छूट मिली है। इधर आकर के सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया कि आप
भाषा में इम्तहान दे सकते हो। इसके पहले इंजीनियरिंग का हो या MBBS का या जजों के नियुक्तियों का, जितने भी हायर सर्विसेज IAS PCS की हुआ करते सब अंग्रेजी में इम्तहान देना पड़ता है, अंग्रेजी में सवाल भी आता है। अब नई शिक्षा नीति की ही देन है कि आप हिंदी में भी और हिंदी के अतिरिक्त इस देश के जो और मुख्य रूप से 13 भाषाएं हैं, उन 13 भाषाओं में लोग इम्तहान दे सकते हैं, कंपटीशन बीट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एक समस्या है सरकारी स्कूलों में सब कुछ मुफ्त होने के बाद वहां दोपहर का मध्यान्तर भोजन भी मिलता है, वस्त्र भी मिलता है, किताबें भी मिलती है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर पढ़ाई नहीं होती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जहां भी एक सरकारी स्कूल है वहां अगल बगल 3-4 नर्सरी स्कूल देखने को मिल जाते हैं। नर्सरी स्कूलों में अभिभावकों को फीस देकर के पढ़ाना होता है। जो बेचारा गरीब मजदूर है वो कतई सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है, लेकिन वो ये जब देख रहा है कि वहां भी पढ़ाई नहीं हो रही है तो नर्सरी स्कूलों में कई 50, 60, 100, 200 देकर के कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहा है। तो इस नाते जो लोग भी कोचिंग क्लासेस चलाने वाले लोग हैं, नर्सरी स्कूल चलाने वाले लोग हैं, उनका बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है, एक अहम कर्तव्य हो जाता है कि पूरी तन्मयता के साथ आगंतुक बच्चों को शिक्षित करें, पूरी ईमानदारी के साथ शिक्षित करें। आप दूसरों के लिए ईमानदार बनो न बनो, लेकिन अपने लिए ईमानदार बनो। और अपने लिए ईमानदार बनोगे, अपनी पढ़ाई ईमानदारी के साथ करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी सेवा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ जाओगे, बशर्ते अपने लिए ईमानदार हो। और जो लोग अपने लिए ईमानदार नहीं होते हैं वो खाली पाला छुआई की पढ़ाई करते हैं। BA कर लिया 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन, MA कर लिया 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन, उसके बाद कहीं कंपटीशन बीट नहीं कर पा रहे हैं तो कभी सरकार को कोस रहे हैं, कभी भाग्य को कोस रहे हैं, कभी परिवार को कोस रहे हैं, अपनी गरीबी को कोस रहे हैं, जिंदगी पर कोसते ही रह जाते हैं। और आप ही के बीच में से कोई ईमानदार पढ़ाई कर रहा है, छात्र हो या छात्रा, वो आप ही के बीच में से आगे निकल जाता है और आप देखते रह जाते हो। तो आज की तारीख में इस बात को तय करके जाओ कि ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करोगे, और अध्यापन कार्य कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ पढ़ाओगे। आपके घर में भाई और बहनें भी होंगे, छोटे बहने पर, तो उन लोगों के साथ भी एक सूत्र वाक्य तैयार कर लो कि वो ईमानदार पढ़ाई करेंगे। और जिन्होंने भी ईमानदार पढ़ाई किया है अपने लिए ईमानदार रहे, दूसरों के लिए ईमानदार रहो या न रहो, अपने लिए ईमानदार जो रहे हैं वो आगे बढ़े। वही ऐसे लोग ही आकाश को छू पाते हैं, वरना लोग जमीन पर ही रह जाते हैं। मनुष्य जीवन पा करके हम धन्य हैं कि हम शिक्षित होकर के अपना, अपने देश का, अपने परिवार का भविष्य सर्वोत्तम कर सकते हैं। पशु तो बेचारा यथा स्थिति जीवन में ही जीने के लिए मजबूर है। तो आज की तारीख में मैं आप सभी से
शिक्षा को लेकर के ये कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा। समय बीता नहीं है आपका, पूरी तन्मयता के साथ उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण करने का मन बना लीजिए। और अगर मन लग रहा है शिक्षा में, आप आगे बढ़ने को तैयार हैं, आप बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो आज के दौर के माँ बाप हर कीमत पर धन लगाकर व्यवस्था करके आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और शिक्षित होकर ही अपना, अपने परिवार का, अपने देश का भविष्य आप सर्वोत्तम कर सकते हैं। इस धारणा को आत्मसात करके आप यहां से आज जाए और हमेशा इसके प्रति क्रियाशील रहें कि आप अपने लिए ईमानदार बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। जय भारत, जय भारती।